हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शेफाली धादीच और आप आज का ये पॉडकास्ट स्पेशली जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो न्यू मॉमीज बनी हैं उनके मन में जो भी डर रहता है बच्चों की केयर के रिगार्डिंग, डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कैसे डील करना है उसी के लिए। और इसके लिए हमारे साथ हैं बहुत ही फेमस पीडियाट्रिशियन डॉक्टर संदीप गुप्ता। ही इज अ सीनियर पीडियाट्रिशियन फ्रॉम बैंगलोर और ये इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी चैनल है इनका, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स को, जिज्ञासा को ये बहुत बखूबी शांत करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैडम। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट पे एंड थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मैं आशा करता हूँ सबकी जो बहुत सारी क्वेश्चंस होती है पेरेंट्स की, उसका आंसर हम दे पाएंगे और उनके जो चिंताएं हैं, जो डाउट्स हैं, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बोल तो नहीं पाते, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स को देख के हम ज्यादा विचलित हो जाते हैं। तो सर, सबसे पहले न्यू मॉमीज की तरफ से मैं पूछूंगी कि डिलीवरी के बाद में सबसे चैलेंजिंग चीज होती है ब्रेस्ट फीड, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से ब्रेस्ट फीड कराएं और कैसे पता चले कि ये उनके लिए पूरा पड़ रहा है कि नहीं, और क्या होता है ये फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, ये डिलेमा बना है। तो प्लीज सर, ये हमारा सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हर मदर को डिलीवरी के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना है और जितना जल्दी हो सके शुरू करना है। ब्रेस्ट मिल्क बच्चों की इम्यूनिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ के दूध से माँ की पूरी इम्यूनिटी बच्चों को ट्रांसफ़र होती है। और ब्रेस्ट मिल्क को लिक्विड गोल्ड मानते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर हम ब्रेस्ट मिल्क देते हैं तो बच्चा इंटेलिजेंट बनता है, उसको आगे चल के बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की चांस कम होती हैं और एलर्जी का भी रिस्क कम होता है। तो मदर को ब्रेस्ट फीड करने के लिए सीखना पड़ता है, बच्चे को भी ब्रेस्ट मिल्क लेना सीखना पड़ता है, और बच्चे को कैसे होल्ड करना है, जो पोजीशनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर अगर सही तरीके से पोजीशन करती है बच्चे को, उसका जो हेड है सही तरीके से सपोर्ट करती है, ब्रेस्ट पे लगाती है, और लगाने के बाद जिसको लैचिंग बोलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। लैचिंग का मतलब ये होता है कि जो निपल के अलावा जो उसके चारों तरफ काला वाला पोर्शन, जिसको एरियोला बोलते हैं, वो भी मुंह के अंदर जाना चाहिए, तब जाके बच्चा सही तरीके से मिल्क ले पाता है। और जैसे ही बच्चा मिल्क लेता है तो बॉडी में और मिल्क बनना शुरू हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हाइंड मिल्क और फॉर मिल्क का कॉन्सेप्ट है, वो मदर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि हर बार जब आप फीड कर रहे हो तो एक ही स्तन पे पूरा फीड कराने को ट्राई करें। शुरुआत में जो मिल्क आता है उसमें जो है पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, जो बच्चे की थर्स्ट मतलब प्यास को मिटाती है, उसकी हाइड्रेशन का ध्यान रखती है। और बाद जो मिल्क आता है उसमें कैलोरीज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो बच्चे की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। तो ये सिंपल चीज़ समझेंगे तो इसका हमारे को ये समझना है कि एक बार में एक स्तन से पूरा अगर फीड कराते हैं तो फोर मिल्क और हैंड मिल्क दोनों मिलेगा, जो बच्चे की प्यास को भी बुझाएगा, हाइड्रेशन का ध्यान रखेगा, पानी की मात्रा का, और उसकी वेट गेन के लिए जो कैलोरी जरूरत है वो भी बच्चे को मिलेगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें कई बार चैलेंजेस आते हैं। तो उसमें क्या मैं रेकमेंड करता हूं कि मदर्स जाके डायरेक्टली जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर लैक्टेशनल कंसल्टेंट है उनसे मिलके डायरेक्टली फेस टू फेस दिखा लें कि वो कैसे अटैच कर रही हैं, कैसे लैच कर रही हैं। पोजीशनिंग को थोड़ा देख ले कि बच्चे को पकड़ना कैसे, उसके सिर को कैसे पकड़ना है, और उसके बाद फीडिंग करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन सर, इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इनिशियली ब्रेस्ट मिल्क बहुत कम आता है शुरू के 2-3 दिन में, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि 72 आवर्स के बाद ही फीड आता है। तो हम ये कैसे असेस करें कि ये जो बूंदे बूंदे आ रही हैं, जो 5, 10, 15 ml दूध आ रहा है, वो इनफ है कि नहीं? लाइक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेबी इनिशियली? अच्छा देखिए, इसमें ये चीज़ समझना जरूरी है कि बच्चा शुरुआत के 24 घंटे में ज़्यादा दूध नहीं पीता है, क्योंकि बच्चा भी थका होता है। डिलीवरी के बाद जब बच्चा भी निकलता है तो वो भी एग्जॉस्टेड होता है, तो उस समय पे बच्चा थोड़ा मिल्क पीता है और बहुत ज़्यादा पीता नहीं है। 72 आवर्स के बाद बच्चा फिर एक्टिव होकर ज़्यादा फीड करने लगता है। ठीक है तो सर। इसमें जो पहला जो 3 से 5 दिन मिल्क आता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। वो प्रोटीन में काफ़ी रिच होता है और एंटीबॉडीज में काफ़ी रिच होता है। वो थिक होता है, थोड़ा येलो कलर का, गाढ़ा कलर का होता है, और उससे बच्चे को जो
रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की वो मिल जाती है। जी, इन जी। जनरल अगर हम समझें कि बच्चे को एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है कि नहीं हर फीड में, ये कैसे समझेंगे? तो बिल्कुल। देखिए, जब बच्चे को फीड अच्छे से मिलता है तो बच्चा दूध पी के शांति से 2 घंटे तक का सो जाता है, और बच्चे की जो पेशाब है दिन में कम से कम 6 बार क्लियर वाटर लाइक पेशाब करता है, या हल्का येलो बट डार्क येलो पेशाब नहीं करता है। तो जी। बच्चे के पेशाब की कलर और फ्रीक्वेंसी, बच्चे का दूध पी के अच्छे से सोना, और फाइनली जब बच्चा 10 दिन या 14 दिन क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद पहले शुरुआत में 3 से 7 दिन के बीच में बच्चे का थोड़ा वेट लॉस होता है, 10% ऑफ द इनिशियल बर्थ वेट। मान लीजिए 3 केजी का बच्चा है तो वो 300 ग्राम कम होके 2 केजी 700 हो जाता है जी। एक वीक के एंड में। फिर वो 7 to 10 डेज के बाद वो बच्चा पूरा अपने बर्थ वेट पे आ जाता है। तो 2 वीक्स के बाद बच्चा जो है न्यूबॉर्न नवजात शिशु, वो हर दिन 20 से 30 ग्राम वेट गेन करता है पहले 6 महीने तक, और हर वीक में जी। एक वीक में उसका वेट गेन 150 से 200 ग्राम होता है, और इन अ मंथ 600 से 900 ग्राम वेट गेन करता है। जी। तो ये वेट गेन बताया मैंने, यूरिन की फ्रीक्वेंसी, यूरिन का कलर, और बच्चे का दूध पी के अच्छे से सोना, सेटिस्फाई होना, अगर ये सब चीजें ठीक हैं तो इसका मतलब कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है। बिल्कुल सर। तो सर अगर हमें फॉर्मूला फीड करना पड़े तो लाइक कौन से ब्रांड्स हैं या कौन से अच्छे है फॉर्मूला फीड जो कि हम रेकमेंड कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े तो? ये हम ज़रूर जानना तो चाहेंगे। देखिए, फॉर्मूला मिल्क के लिए ये बहुत प्रश्न मुझे पूछा जाता है, क्लिनिक या में भी मदर्स पूछती हैं, मुझसे भी सर, और सोशल बिल्कुल। मीडिया में मेरे चैनल पे भी ये क्वेश्चन आता है कि जी। बेस्ट फॉर्मूला मिल्क बच्चे के लिए कौन सा है। तो इसका देखिए, एक तो मैं सिंपल आपको समझाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। बैंगलोर में वर्किंग मदर्स होती हैं तो कई बार उनको फॉर्मूला फीड देते हैं। हाँ, तो obviously। कोई भी फॉर्मूला मिल्क, कोई एक फॉर्मूला मिल्क बेस्ट नहीं है, और जी। हर फॉर्मूला मिल्क जो एक अच्छी कंपनी का आता है, स्टेज 1 फॉर्मूला मिल्क 0 to 6 मंथ बेबी को हम देते हैं, और अगर उनको दे रहे हैं तो तभी देना चाहिए जब मदर मिल्क पूरा ना पड़े। तो उसमें मैं बताता हूं कि जैसे आपको मिल्क आ रहा है बट पूरा नहीं पड़ रहा है, तो जी। पहले अपना ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, उसके बाद थोड़ा जो बच जाता है उसमें उस फीड में एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो फॉर्मूला मिल्क से दीजिए। पूरा पूरा अगर आप फॉर्मूला मिल्क फीडिंग करोगे तो कुछ दिनों के बाद आपका ब्रेस्ट मिल्क एकदम कम या हो जाएगा, बिल्कुल जो कम हो बच्चे के लिए जाएगा। अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये ठीक है। अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले अपना मिल्क पिलाएं, उसके जी बाद सर। अगर बच्चे को भूख ज्यादा लग रही है तो थोड़ा और फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। जी सर। अच्छा, अब जो है चूजिंग द फॉर्मूला मिल्क, इसके मैं आपको एकदम सच बता देता हूं कि देखिए, कोई भी एक फॉर्मूला मिल्क बेस्ट नहीं है। जी। फॉर्मूला मिल्क अलग अलग प्राइस रेंजेस में भी आते हैं और अलग अलग कंपनीज की भी आते हैं। एक ही बिल्कुल। कंपनी के 2-3 फॉर्मूला मिल्क भी आते हैं। जी, तो जी, जी। इसके लिए कोई भी अच्छी कंपनी का स्टेज 1 फॉर्मूला मिल्क ले लें, और 3 चीजों का ध्यान रखें कि जी। वो फॉर्मूला मिल्क पीने के बाद बच्चे का वेट गेन ठीक से हो रहा है या नहीं, बच्चे को पच रहा है कि नहीं। पचने का मतलब है कि रिफ्लक्स बहुत ज्यादा ना हो, बच्चा उसको बार बार उल्टी ना कर दे। सर कितनी उल्टी लाइक नॉर्मल होती है, क्योंकि ये बहुत कॉमन कंप्लेन है वॉमिट की, तो कब हमें पैनिक करना है? कितना अगर रिफ्लक्स होता है तो हमें टेंशन नहीं लेना? तो देखिए, कितनी जो रिफ्लक्स की बात मैं बता रहा था कि रिफ्लक्स जो है, अगर बच्चा 5-10 ml दूध निकालता है जो दही जैसे जी, कटा हुआ है, क्योंकि जी, हमारे जी। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है तो दूध कट जाता है जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है। तो 5-10 ml दूध से निकलने से घबराना नहीं है, ठीक जी। है। उतना वॉमिटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, उसको वॉमिटिंग भी नहीं मानते हैं। तो मैंने बिल्कुल। 3 बातें बताई कि अच्छे से वो फॉर्मूला मिल्क पचना चाहिए, वेट गेन सही तरीके से होना चाहिए, और फाइनली आपके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। या जो भी फॉर्मूला मिल्क ले रहे हो तो आप ये मत सोचो कि सबसे कॉस्टली फॉर्मूला मिल्क ही मुझे लेना है। बिल्कुल। आपके बच्चे का ये 3 चीजें अगर सही है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी आप पहले देख लीजिए कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश हो जाए, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, जैसे जी। कि लैक्टेशन कंसल्टेंट से या गायनेकोलॉजिस्ट से जाके दिखा लीजिए कि आपकी पोजीशनिंग और लैचिंग ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। मदर को अच्छी मात्रा में पानी पीना, सही तरह का अच्छा फूड लेना, खाना, अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लेना, प्रोटीन के मात्रा का ध्यान रखना, और थोड़ा सा रेस्ट करना, और एंजाइटी स्ट्रेस से थोड़ा बचना। दर्द है तो बिल्कुल। दर्द की दवाई लेना, आयरन कैल्शियम की टैबलेट जो गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं वो जी सब कुछ सर। अगर मदर लेती है तो अधिकतर सिचुएशन में धीरे 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 मिल्क पूरा पड़ने लगता है। 72 आवर्स के बाद आ ही जाता है सर वैसे तो। बिल्कुल। सर अब सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइटी होती है उनको कि नहलाना कब है, और क्या बच्चे की मसाज करनी चाहिए, करनी है तो किस तरह से करनी है, कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? देखिए, नहलाने का ये है कि आप फर्स्ट 24 आवर्स में अगर बच्चे को नहीं भी नहलाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक जी। है। हॉस्पिटल से आपको बच्चे को सफाई करके दे देते हैं। उसके बाद 24 आवर्स के बाद जब आप बच्चे को सफाई करना चाहते हो तो पानी डाल के नहीं नहलाना है। एक गीले कपड़े, सूती कपड़े में वो पानी में भिगो जी। के, गुनगुने गर्म पानी में भिगो के उससे बच्चे को पोंछ लेना है सब जगह शरीर में, ओके। ताकि मैल ना लगी रहे जी। बस। जब तक बच्चे की नाभि की नाल नहीं गिर जाती है
तो तब तक हमें बच्चे को पोषना है। 7 to 10 डेज के एंड में जाके जब नाभि की नाल सूख जाती है और गिर जाती है, उसके बाद आप पानी डाल के बच्चे के ऊपर नहला सकते हो। हमेशा गुनगुने गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। 5 से 10 मिनट ही बच्चे को नहलाना चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। नहला के तुरंत उसको सुखा के उसके कपड़े को रेडी रखना चाहिए और तुरंत उसके कपड़े पहना देने चाहिए। कोई भी एक अच्छी मॉइस्चराइजर या फिर कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। इसी से मेरा जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा कि मसाज के लिए कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, देखिए जो मेडिकली रिकमेंडेड है उसमें कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल ही रिकमेंडेड है। नारियल का तेल बच्चे की स्किन को रिएक्ट नहीं करता है, उसको मॉइस्ट रखता है, इसको अच्छा रखता है। और सनफ्लावर और सैफलॉर ऑयल भी रिकमेंडेड है, बट ये इंडिया में इतने इजी अवेलेबल नहीं होता है। और नारियल का तेल आसानी से अवेलेबल होता है। किस चीज से मसाज नहीं करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सरसों के तेल से नहीं करना है, घी से नहीं करना है, ऑलिव ऑयल से नहीं करना है। ये चीजें स्किन को रिएक्ट करती हैं और स्किन में दिक्कत क्रिएट करती हैं। बहुत लोग मानते हैं कि हमने तो बहुत सदियों से ये करके आ रहे हैं, तो देखिए सदियों से करके आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज सही है। अभी साइंटिफिक जो सही जानकारी हमें मिल गई है उसको यूज करना जरूरी है। आज से 100 साल पहले हम बैलगाड़ी में चलते थे, फिर ट्रेन गाड़ी में चलते हैं और आज फ्लाइट में चलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहले रेडियो था, फिर टेलीविजन है और आज इंटरनेट है। तो हम जब हमको कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हेल्थ में भी हमें जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसको हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जो हमारे लिए फायदे की चीज है। सर सोप की बात करने से बच्चों की जो स्किन जो है वो अच्छी हो जाती है, उनके जो मसल्स हैं उसमें डेवलपमेंट होती है और साथ ही साथ बच्चे को पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग होती है। मसाज जहां तक हो सके घर के लोग करें, दाई वगैरह से ना कराएं और धीरे धीरे सहला के करें। उल्टा लटका के हाथ से या पैर से लटका के या बच्चों के हाथ पैर को मरोड़ के नहीं करना है मसाज। उससे उनके जो नाजुक अंग होते हैं ना वो मुड़ जाएंगे और बच्चा बेचारा इतना नाजुक होता है वो बता भी नहीं पाएगा। तो बहुत सावधानी से धीमे हाथों से सहला के मसाज करना है। जी सर एक जब ये नहलाते हैं तो इनका प्रश्न होता है कि साबुन से या किसी बॉडी वॉश से बच्चे को नहलाना है या सिंपली हम उसे पानी से, गुनगुने पानी से ही नहलाएं इनिशियली। देखिए ऐसा है कि रोज साबुन लगा के नहीं भी नहलाएंगे तो चलेगा जी। और जो साबुन यूज करते हैं इसमें एक चीज समझने की बात है कि बच्चों को सोप हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बाय नेचर सोप एल्कलाइन होता है और उसका जो एल्कलाइन पीएच वाटर को खींच लेता है स्किन से और स्किन को ड्राई बना देता है। तो बच्चों के लिए जो क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं उसको सिंडेट बार बोलते हैं। सिंडेट का फुल फॉर्म है सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सिंडेट बार आता है, बहुत सारी अच्छी कंपनी का आता है, टेडी बार का हो गया या सेबामेट का हो गया। इस तरह की जो रिकमेंडेड कंपनीज हैं, सेटाफिल का भी बेबी बार आता है। तो सिंडेट बार, सिंथेटिक डिटर्जेंट बार जिनका पीएच जो है 5.5 से कम हो उसको यूज करना है। अल्कलाइन पीएच वाले अगर हम सोप यूज करते हैं तो उससे स्किन ड्राई की प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने ब्रांड नेम इसलिए बताया क्योंकि कई बार पेरेंट्स ये बार बार पूछते रहते हैं कि कोई ब्रांड बता दीजिए, तो मैंने 3 ब्रांड ऐसे कॉमन बताए जो कि यूज होते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट जो कभी कभी पेरेंट्स की हेल्प के लिए हमें ब्रांड का भी नाम लेना पड़ जाता है। जी सर फिर तो अब चलो हमने मसाज कर दी, नहला लिया, अब उन्हें सजाने का बहुत शौक होता है बेबी को, तो हम कॉन्स्टेंटली उन्हें यही समझाते हैं कि पेडियाट्रिशियन की राय लें कि आपको काजल, टीकी, पाउडर लगाना है कि नहीं। तो सर इस पे रोशनी डालिए कि क्या छोटे बच्चे को इतना सजाना चाहिए। देखिए छोटे बच्चे जो है दुनिया में सृष्टि की सबसे सुंदर चीज है। बिल्कुल। उनको बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेचुरली आप उनको अच्छे कलरफुल कपड़े सूती के पहनाना, हल्के कपड़े पहनाना, उससे ही वो बच्चे इतने सुंदर लगते हैं कि क्या बताएं। तो देखिए आंखों में काजल नहीं लगाना है। हम जानते हैं कि इंडिया में हम मानते हैं कि काजल लगाने से बुरी नजर से बचा जा सकता है। तो इसमें ये कर सकते हैं कि आपको अगर काजल लगाना है, क्योंकि माँ को बहुत लोग जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर रिलेटिव्स है वो माँ को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि नहीं काजल लगाना ही पड़ेगा। तो वो उसको टीके की तरह लगाइए, बच्चा सुंदर लगता है टीका लगाने से। और उसके गाल पे लगा सकते हैं, उसके कान के पीछे, उनके पैर के तलुए में लगा सकते हैं, बट आंखों के अंदर मत लगाइए, क्योंकि आंखों में लगाने से जो काजल की पार्टिकल है ना, कार्बन, वो आंखों की जो ड्रेनेज है, आंसू जो है वो हमारे नाक में ड्रेन होती है, एक पाइप होता है, उस पाइप को ब्लॉक कर देगा। फिर आप लोग आके क्लिनिक में बोलते हैं कि बच्चे की आंख से बहुत आंसू आता है, क्योंकि वो ब्लॉक कर दिया ना आपने उसके रास्ते को। और काजल से एलर्जी भी होती है, उसको काजल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो काजल से आंख में एलर्जी भी हो सकती है, तो आंखों में काजल प्लीज ना लगाएं। उसी तरह से पाउडर बच्चे को नहीं लगाना चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, और एकदम फेस पे तो लगाना ही नहीं है। फेस पे तो मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि ऑयल भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा दीजिए, तो बच्चे का फेस ठीक रहेगा।
और क्योंकि पाउडर लगाने से, और आपने उसको अगर छिड़क के पाउडर लगाया तो बच्चा इनहेल कर सकता है, उसके इनहेलेशन की वजह से लंग्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है सर। ये डिलीवरी के बाद हमने देखा है कि लाल दाने लाइक बहुत कॉमन होते हैं बच्चों में, तो ये लाल दाने भी क्या यही सब लगाने से भी होते हैं? वैसे भी पूरे बॉडी पे हम देखते हैं कि रेड रेड रैशेस हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या हमें चिंता करनी चाहिए या सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं? क्या करना चाहिए हमको? देखिए, कुछ जो रैश होते हैं, फ्लैट रैश जिसको हम बोलते हैं, जो कि हल्के लाल रंग के होते हैं और उसमें जी एक वाइटिस बॉर्डर, अंदर वाइटिस और बाहर रेडिश होते हैं, उसको हम ये बोलते हैं इरिथेमा टॉक्सिकम। तो ये तो होता है नॉर्मल और कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाता है। जी बट अगर उस पे कहीं कहीं ऐसे रैशेज हो जो जिसमें पानी भरा हुआ है, पस भरा हुआ है, पस मतलब मवाद जिसको हम हिंदी में बिल्कुल बोलते हैं, तो अगर उस तरह से पस फिल्ड मवाद बॉडी में आ रहा है तो फिर डॉक्टर को दिखाना है। कई बार स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है, वो चीज़ें हैं। और चेहरे पे कई बार लाल लाल छोटे छोटे दाने निकलते हैं, जिसको नियोनेटल एक्नी मतलब बेबी जी एक्नी जी बोलते हैं या लेमन टर्म में। वो तो सेल्फ लिमिटिंग होती है। इरिथेमा टॉक्सिकम और बेबी एक्नी ये दोनों ही सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ठीक हो जाता है। जी तो इसमें यही है कि ज़्यादातर समय पे ये जो अगर नहीं समझ में आता तो डॉक्टर से एक बार दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल मैक्सिमम टाइम पे इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर कहीं भी पानी से भरा हुआ या पस से भरा हुआ दाने निकलते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंसल्ट करके ही फिर आप आगे बढ़े तो बेहतर होगा। ठीक। सर ये जो सर पे भी कई बार स्कैब डिपॉजिट हो जाता है, तो बहुत वरीड होती है न्यू मॉमीज कि हम इसे खुरच के निकालें कि कैसे ये जाएगा, जो क्रेडल कैप की तरह होता है। तो सर इसको क्या हमें प्रेशर लगा के क्लीन करना चाहिए या ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है? नहीं, वो खुद ही ठीक हो जाता है। ओके कुछ हद तक अगर माइल्ड है, जिसको हम क्रेडल कैप या सिर पे पपड़ी जमना बोलते हैं, तो जी वो जी अगर माइल्ड है तो खुद ही ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा है तो कुछ ऐसे बेबी शैम्पूज आते हैं जिसको लगा के आप अगर क्लीन करते हैं तो बहुत सॉफ्ट जी कॉम्ब से करना चाहिए, जिसके एंड ब्लंट हो। ऐसे ओके बेबी कॉम्ब आते हैं, उनसे करना चाहिए। ठीक। हाथों से कुरेदने की जरूरत नहीं है, तो खून निकल जाएगा। जी या जी फिर जी जबरदस्ती कुरेदना नहीं है। जब वो सॉफ्ट हो जाए, डिटैच हो जाए, मतलब स्कैल्प जो है, हेड है, या उससे वो डिटैच हो जाए तभी उसको निकालना चाहिए। अगर वो सटा हुआ है और चिपका हुआ है, उसको आप कुरेद के निकालोगे तो एक तो वहां पर ब्लीडिंग इन्फेक्शन हो होगी। जाएगा, दूसरी चीज वहां से ब्लीडिंग हो जाएगी। वैसा नहीं करना है। जी कुछ अच्छे बेबी शैम्पूज आते हैं, उस शैम्पूज को लगा के अगर आप धीरे से उसको कॉम से निकालते हो तो वो साफ हो जाता है। बिल्कुल निकल और अगर जाता है। बहुत माइल्ड है तो कुछ भी नहीं करना है, रेगुलर सफाई करनी है, कुछ दिनों में वो खुद ही खत्म हो जाता है। ठीक है सर। एक सर जन्म घुट्टी का बहुत शौक होता है सबको, सब अपने पर्स में शहद डाल के लाते हैं कि हमें उसी से घुट्टी देनी है। तो क्या शहद हमें देना चाहिए बच्चों को या हमें दूध की ही घुट्टी दे देनी चाहिए जो आजकल प्रचलन है? देखिए, जो है दूध ही, हमें माँ का दूध ही बच्चे को देना चाहिए। जी शहद इसलिए नहीं देना चाहिए, या जो जन्म घुट्टी आती है उसके अंदर शहद होता है, या तो शहद चटाते हैं, वो भी जी गलत है। जी जी और ऐसी जन्म घुट्टी जिसके अंदर शहद है, वो भी गलत है। क्योंकि जी शहद जो है वैसे तो अच्छी चीज़ है, बट 1 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर हम शहद खिलाते हैं तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया होती है, क्लॉस्ट्रिडियम जी बोटुलिनम। जी तो जी वो जी बैक्टीरिया जो है वो बच्चे की इंटेस्टाइन उसको किल नहीं कर पाती, और वो बहुत सीवियर डिजीज, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और सीरियस ओ खतरनाक बीमारी कर सकता है 1 साल से कम उम्र के बच्चों में। तो बिल्कुल इसलिए सर बिल्कुल। आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से बात करेंगे या किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करेंगे तो हम्म वो यही बताते हैं कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हमें शहद नहीं देना है। तो ठीक। नवजात शिशु को शहद देने की तो बात ही नहीं आती है। जी बिल्कुल वहां तो बिल्कुल। नहीं देना है, ये तो गलती है और ये हानिकारक भी हो सकता है। जी सर। सर एक जो डिलीवरी के बाद में जो न्यूबॉर्न होता है उसको हम आजकल विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देते हैं, तो वो किस तरह से देना चाहिए और क्या कोई मल्टीविटामिन्स और भी ड्रॉप्स हमें देनी चाहिए, या मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी बताएं कि भी किस तरह से हमको न्यूबॉर्न का न्यूट्रिशन पूरा करना चाहिए? देखिए, जो जन्म से लेके 1 साल तक जी विटामिन डी की ड्रॉप हमें डेली देनी है। उसका जो डोज है उसको 400 मतलब 400 इंटरनेशनल यूनिट देना है। जी अब ये कोई ड्रॉप्स आती है जिसके अंदर 400 इंटरनेशनल यूनिट 1 ml के अंदर होता है, तो उसको 1 ml देना है। और कई सारी ऐसी भी ड्रॉप्स आती है जिसके अंदर 800 मतलब 800 होता है, जी तो वो ड्रॉप हमें फिर 0.5 ml यूज करेंगे जी तो बच्चे को 400 यूनिट मिल आगे दे जाएगी। देंगे। तो 1 साल तक बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप देना जरूरी है, जी क्योंकि बिल्कुल माँ के दूध में सारी जो न्यूट्रिशन बच्चे को, कैलोरीज और सब कुछ जो जरूरत होता है मिलता है, जी बट विटामिन डी सही मात्रा में नहीं मिल पाती। तो इसलिए बिल्कुल बच्चों को, नवजात शिशु को जन्म से लेके 1 साल तक विटामिन डी देना जरूरी है। ठीक अब है। दूसरे सप्लीमेंट्स का जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है आयरन सप्लीमेंटेशन। जी तो आयरन सप्लीमेंटेशन जो इंडियन गाइडलाइंस है उसमें ये रिकमेंडेड है कि 6 महीना जब बच्चा कंप्लीट करता है
है, तो वहां से आयरन सप्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए। आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेंटर में भी जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रोग्राम है उसके तहत बच्चों को वीक में 2 बार आयरन सप्लीमेंट की सिरप दी जाती है। गवर्नमेंट सेंटर से भी फ्री में ले सकते हैं। अच्छा, खाना भी जब बच्चों को 6 महीने के बाद खिलाते हैं तो हम आयरन रिच सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करने को कहते हैं, क्योंकि इंडिया में 70% तक बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत आयरन इंपॉर्टेंट है, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए, और खून भी आयरन से बनता है, तो हमें पता है कि आयरन की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये 2 सप्लीमेंट इसेंशियल है। इसके अलावा मल्टीविटामिन ड्रॉप्स कभी हम दे सकते हैं जिन बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, या फिर अगर पीडियाट्रिशियन लिखते हैं तो आप दीजिए। वरना प्रीटर्म बेबीज को कई बार हम आयरन जल्दी स्टार्ट करते हैं, उनके लिए कैल्शियम की सिरप अलग से देते हैं, क्योंकि उनकी जो है डिफिशियंसी की स्टेट या उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है, तो प्रीटर्म बेबीज के लिए अलग से एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। बट टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी को इतना ही जरूरत पड़ता है। जी बिल्कुल सर, ये जो काउ मिल्क है, सबको यही रहता है कि फॉर्मूला फीड की जगह शुरू से ही काउ मिल्क दे दें। यदि माँ का दूध पूरा नहीं आ रहा तो हमें काउ मिल्क बच्चे को कब फाइनली इनिशिएट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? देखिए, इसमें है कि 0 से 6 मंथ्स तक काउ मिल्क रिकमेंडेड नहीं है जी। क्योंकि इसके 3 कारण है। उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसमें 3 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन होता है, जो कि बच्चे की इंटेस्टाइन उसमें पचा नहीं पाती है। उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो बच्चों की किडनी पे स्ट्रेस डालती है। और काउ मिल्क अगर हम अर्ली स्टार्ट करते हैं तो काउ मिल्क प्रोटीन की एलर्जी जो होती है, काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, वो बीमारी होने का चांस रहता है। तो WHO गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि 6 महीने तक बच्चे को तो गाय का दूध नहीं दे सकते। अगर माँ का दूध पूरा नहीं पड़ रहा है तो पहले ट्राई करें कि माँ का दूध क्यों नहीं बन रहा है, उसको सॉल्व करें। नहीं सॉल्व होता है तो फॉर्मूला मिल्क, किसी अच्छी कंपनी का स्टेज 1 फॉर्मूला मिल्क यूज कर सकते हैं। अब आ गई कि कब स्टार्ट करना चाहिए काउ मिल्क। देखिए, पहले गाइडलाइन ये थी कि 1 ईयर के बाद काउ मिल्क या कोई भी एनिमल मिल्क स्टार्ट की जाए। बट अभी रिसेंटली लास्ट 6 महीने पहले एक गाइडलाइन आई कि 6 महीने कंप्लीट होने के बाद हम काउ मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे को दूध की तरह काउ मिल्क दे सकते हैं। उसमें भी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन तो पेरेंट्स को यही रहता है कि 6 महीने के बाद जब आप काउ मिल्क स्टार्ट करो तो उसको सीरियल के साथ मिला के दो, ताकि वो बच्चे को आसानी से पच जाए। जी, और वो बेटर रहता है। अगर आप 6 महीने के बाद सिर्फ काउ मिल्क दे रहे हो तो थोड़ा डॉक्टर से डिस्कस करके उनकी हेल्प लेके करना, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आप सॉल्व कर पाओ। बट WHO गाइडलाइन में 6 महीने के बाद काउ मिल्क अब स्टार्ट करने के लिए बोल दिया गया है। ऑल्दो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये होता है कि 6 महीने से 12 महीने के बच्चों को जब हम काउ मिल्क दे रहे हैं तो सूजी में, दलिया में, चावल में मिला के उसकी पॉरिज बना के दे। और 1 साल के बाद अगर प्योर काउ मिल्क अगर आप दे रहे हो तो होल काउ मिल्क जिसमें फुल फैट हो वो वाला 1 साल फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद बच्चे को दे। तो ये थोड़ा सा ऐसा है। तो ऐसे मेरे काउ मिल्क के बारे में ये ओपिनियन है एक्चुअली। सर, बच्चों में जो कोलिक है वो भी बहुत परेशानी का सबब रहता है। बच्चे रोते हैं, मदर्स को भी समझ में नहीं आता किस तरह से इस कोलिक को कम किया जाए। तो इसको हमें किस तरह से डील करना चाहिए, जो कोलिक है? कोलिक की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है। 30 to 40%, मतलब 10 में से 3 से 4 बच्चों को ये होती है। तो कॉमन प्रॉब्लम है। कैसे होता है? रोज बच्चा जो है लेट इवनिंग में या मिडनाइट में रोता है, घंटों रोते रहता है, और उसका कारण ये है कि उसके पेट में गैस फंस जाती है। बच्चों के पेट में थोड़ा गैस बन जाती है, और वो गैस फंसने की वजह से इंटेस्टाइन में स्ट्रेचिंग होती है, बच्चा रोता है। ये एक उसकी जो कारण समझी गई है। तो इसमें करना ये होता है कि कुछ तो प्रिवेंटिव मेजर्स है जो मैं बता देता हूं आपको। बच्चे को अच्छे से बर्प करे, हर बार फीड करने के बाद 15 मिनट बर्प करे, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो हवा भी स्वालो करता है, हवा भी निकलता है, तो वो हवा निकल जाए। दूसरी चीज है कि बच्चे को जब मसाज करते हो तो पैरों की साइकिलिंग मोशन करो, जिसको पवन मुक्त आसन बोलते हैं हिंदी में, वो करो। और एक कोलिक मसाज होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी ऑयल के मदद से या मसाज जो मॉइस्चराइजर है उसकी मदद से चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन में आप हाथ घुमाओ, तो वो जो गैस है वो आगे बढ़ जाती है। तो बच्चे को इन 3 तरीकों से प्रिवेंट कर सकते हैं। और मदर की डाइट में तो अगर कैफीन ज्यादा ले रहे हैं तो उसको भी लिमिट कीजिए, क्योंकि कैफीन से भी अगर मदर ज्यादा कॉफी, चाय या फिर सोडा, इस तरह की चॉकलेट चीजें खाती है तो मदर की डाइट में अगर कैफीन की मात्रा ज्यादा है तो बच्चों को कोलिक ज्यादा होता है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट की बात की, अगर मान लीजिए आपके बच्चे की कोलिक हो रही है तो क्या करें? इसमें एक स्टेप वाइज मैनेजमेंट हम जाते हैं। पहले तो मैं मदर्स को सिखाता हूँ कि कुछ तो आपको होम रेमेडीज करनी है। जैसे कि जब बच्चा रोता है तो उसको कंधे पे उठा के थपथपी करते हुए 5-10 मिनट, आधा घंटा वॉक करो, तो धीरे धीरे बच्चा चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। थोड़ा फ्रेश हवा में ले जाओ, खुली हवा में ले जाओ। कभी हम व्हाइट नॉइज प्ले करने की बात करते हैं, व्हाइट नॉइज मतलब बैकग्राउंड नॉइज प्ले करने की बात करते हैं। और उस टाइम पे आप जो सिमेथिकॉन बेस्ड ड्रॉप्स हैं वो अप्रूव्ड है। तो जैसे कि बहुत सारी आती है, कोलिकेट, एनालेस्टिका, इस तरह की ड्रॉप्स आती हैं,
वो हम बच्चे को रेकमेंड करते हैं सही डोज में, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी एक प्रिवेंटिव डोज है, एक मेडिसिन आती है एल ड्यूटरी करके, एक प्रोबायोटिक बहुत अच्छी रिसेंटली आई है 1-2 साल में, जिसका 21 डेज का कोर्स होता है, वो डॉक्टर के हेल्प से ले सकते हैं। तो ये एक स्टेप वाइज मैनर में कोलिक की मैनेजमेंट होती है। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से कोलिक को समझाया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वैक्सीन्स पे आजकल बहुत स्ट्रेस है, हम भी समझाते हैं कि लेना चाहिए। तो सर, जो गवर्नमेंट वैक्सीन्स है और जो प्राइवेट वैक्सीन्स है, जो हमारे सेटअप में भी हम रखते हैं, सबका कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या एडिशनल हमें प्राइवेट में एज मिलता है जो अभी तक गवर्नमेंट वैक्सीन्स में अवेलेबिलिटी नहीं है, जिससे हमारे बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सके। सबसे पहली बात तो मैं इससे शुरू करना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को वैक्सीनेशन गवर्नमेंट शेड्यूल में जो मिल रहा है वो बेसिक इसेंशियल लाइफ सेविंग वैक्सीन्स हैं और उनको लेना मैंडेटरी है। वो जानलेवा बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट में वैक्सीन दी जाती है गवर्नमेंट में, और वो जरूरी है, एकदम जरूरी है। तो वो सारी वैक्सीन गवर्नमेंट में जो मिले वो लेनी है, और प्राइवेट में वो सारी वैक्सीन इंक्लूडेड है। प्राइवेट शेड्यूल में जो गवर्नमेंट में मिलता है वो सारा कुछ इंक्लूडेड है, ऑलरेडी उसमें है। बिल्कुल सर। और उसके अलावा भी कुछ एडिशनल वैक्सीन होती हैं जो कॉमन डिजीजेज हैं, जैसे कि मान लीजिए फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, टाइफाइड की बीमारी का नाम हमने बहुत सुना है, टाइफाइड की आती है, चिकन पॉक्स जिसको माता की बीमारी बोलते हैं उसके अगेंस्ट में आती है, हेपेटाइटिस ए जो बच्चों में जॉन्डिस करता है, लिवर की प्रॉब्लम करता है, उसकी आती है वैक्सीन। तो ये 4 प्रमुख वैक्सीन हैं जो बच्चों में एक्स्ट्रा है, जो अधिकतर गवर्नमेंट सेंटर में इंडिया में नहीं मिलती और प्राइवेट में मिलती हैं। उसको आप उम्र के अनुसार जो आईएपी की प्राइवेट चार्ट होती है, किसी भी पीडियाट्रिशियन से मिलोगे तो वो चार्ट आपको दे देंगे, उस चार्ट के अनुसार आप ले सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी की थोड़ी इशू है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले ले, बट ये ना सोचे कि हम प्राइवेट में नहीं ले रहे तो हम गवर्नमेंट में भी नहीं लेंगे। कई बार तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जो गवर्नमेंट में फ्री में अवेलेबल है वो सारे वैक्सीन आप ले लीजिए, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वैक्सीन है वो प्राइवेट में किसी पीडियाट्रिशियन से मिलके टाइम के अकॉर्डिंगली लगा लीजिए। तो उससे थोड़ा पैसा भी बच जाता है, कि प्राइवेट में पूरा लेने से बहुत खर्च पड़ जाता है। जी बिल्कुल। तो वो हम बचा सकते हैं, वो बचा सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन है। और एक एचपीवी वैक्सीन आती है जो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट में प्रिवेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है, वो तो मैडम को पता ही है कि हम सभी देते हैं। जो 10 ईयर्स से 14 ईयर्स के बीच में 2 डोज पड़ती है उसकी, गर्ल चाइल्ड को, और अभी रिसेंटली वो मेल चाइल्ड को भी रिकमेंडेड हो गया है, ताकि जेनाइटल वार्ड्स प्रिवेंट कर सकते हैं। जी सर, बहुत ही खूबसूरती से सर आपने सभी सवालों का जवाब दिया और सभी न्यू मॉमीज को एनलाइटन किया। उन सभी के बिहाफ पे अ वेरी बिग थैंक यू टू यू। और हम इसी तरह से आपसे आगे भी सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, ताकि जो भी हमारी न्यू मॉमीज के मन में सवाल आते हैं उनका तुरंत झटपट हम जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। या थैंक यू। तो देखा दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का झटपट हमें जवाब मिल गया है। और भी अगर आप किसी भी टॉपिक पर कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो ये वीडियो सभी न्यू मॉमीज को शेयर कीजिए, प्रेग्नेंट औरतों को भी शेयर कीजिए, ताकि आगे उनको अपने न्यूबॉर्न की केयर में कोई भी दिक्कत ना आए। इसी तरह से चैनल पर प्यार लुटाते रहिए। आई लव यू ऑल and I love making videos for all of you. Stay healthy, stay positive. Good luck, guys.